Let's start with Mahua ji. अभी शुभेंदु के साथ मेरा पर्सनल रिलेशनशिप, शुभेंदु मेरा बहुत अच्छा दोस्त था और हम जब एक साथ पार्टी में थे उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। मैं जब पहले करीमपुर में लड़ी थी, पहला मेरा कोई नहीं आ रहा था करीमपुर में मेरे लिए इलेक्शन करने। पहला रैली मेरा शुभेंदु आके का। आज भी सारे फोटोज आप देखिए शुभेंदु और हम अकेले कर रहे। मुझे फ्लैग चाहिए था, मुझे शुभेंदु मुझे भेजता था। जब एक बार कोई टिकट के साथ 14 में मुझे कहीं लोकसभा टिकट मिलने वाला था, नहीं मिला, मैं सारी पूरी रात रोई। शुभेंदु मुझे बोला कि ना बोन, नहीं बहन, हम हैं मेरे साथ। तो ये सब जो है इमोशनल कनेक्शंस रहते हैं। शुभेंदु बीजेपी चला गया, हमसे बात नहीं होती है क्योंकि वो आज डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी में, ये अलग बात है। पर इमोशनल या पर्सनल रिलेशन में ये तो कोई भूल नहीं सकता। दोस्त था और ऐसे समय पे दोस्ती के बारे में चर्चा करना ठीक है, किसी कारण से ही कर रही होंगी। जब सयोनी के लिए उन्होंने कहा था कि नस काट लूंगी और वो बेचारी उधर चली गई, तो महुआ जी को भी लग रहा हो कि ठीक है यार, थोड़ा सा मतलब हिंट तो दिया ही जाए ना, क्योंकि बहुत सारे लोग, संजय राउत उधर बोल रहे हैं कि भाई बढ़िया एकदम सिस्टम बना हुआ है। संजय राउत ने ये ट्वीट किया, 85 करोड़ ये है एमपी का दाम, रॉबिंग पीपल्स वेल्थ, हु इज फुटिंग द लैक्स ऑफ रुपीज फॉर द चार्टर्ड फ्लाइट। तो ये प्रमोद जगताप जी लिख रहे हैं कि शिवसेना ज्वाइन करने के बाद 3 रेबल एमपी जो है वो अपने अपने कॉन्स्टिट्यूंसी गए और ये लोग जो है मुंबई से नांदेड़ जा रहे हैं और बढ़िया एकदम चार्टर्ड फ्लाइट में बैठे हुए हैं। तो कई बार लगता है ना कि इस तरह से जब चीज़ें घटित होने लगती हैं कि दाम यार 85 करोड़ ठीक ठाक है, मतलब बहुत लेविश लाइफ जियोगे फिर भी आप 10 साल तो निकाल ही सकते हो 85 करोड़ में, बहुत बढ़िया से निकाल। अगर आपका घर वर अपना है तो स्काई इज द लिमिट यार। मतलब कितना खर्चा कर लेगा आदमी, पर डे 2 लाख का भी लगाओ फिर भी जो है 7 करोड़ जो है वो साल में खर्चा होते, 2 लाख पर डे मैं बोल रहा हूँ। क्या वही स्वर्ण भस्म और हीरक भस्म यही सब चाटना रह गया होगा, तभी नहीं तो देखिए। अब महुआ जी बता रहे हैं शुभेंदु अधिकारी बढ़िया आदमी हैं, बहुत मदद करते थे। अब पार्टी दूसरी हो गई तो महुआ जी आप पार्टी ये वाला नया वाला कर लीजिए, कोई दिक्कत की बात थोड़ा है, सब ठीक है। विवाह से पहले आप क्या क्या करते? मैं विवाह के पहले जो है मैं लड़कियों का दीवाना हुआ करता था। मैं बहुत बढ़िया आदमी था। मतलब विवाह के पहले कोई बंधन नहीं होता ना, आदमी पंछी बनूं, उड़ती फिरूं मस्त गगन में, आज मैं आज़ाद हूँ दुनिया के चमन में, बिल्लोरी बिलो बिलो बिल्लोरी। हमारे क्या है, ममता बनर्जी सबके साथ पर्सनल इक्वेशन रखती है। ममता बनर्जी कभी, हमारे पार्टी का यही फेलिंग रहा है कि सबको एडजस्ट करो। कोई रबिश है, यूजलेस है, 3-4 बार ये सांसद को हम चेंज कर सकते हैं। किसी के एक हमको हर बार एक रिव्यू करना चाहिए था कि ये इनका कितना दम है और ये पार्टी और सिंबल के बिना जीत के आ सकते कि नहीं। राइट, किसी को नहीं एडजस्ट करके ठीक है, और एक बार जैसे निचोड़ के और एक बार चलिए, और ये चल, जब तक ये चल सकता है उनको और एक बार इलेक्शन लड़ा लेते हैं, क्योंकि ममता जी नहीं चाहती पुराना आदमी है काट दे। यही जो है ना, ये जो अगर हम लोग निर्मम और निष्पक्ष तरीके से ये कर सकते थे तो आज ये हालत नहीं। तो क्योंकि इन लोग ने दे टुक इट फॉर ग्रांटेड। दे टुक इट फॉर ग्रांटेड और ममता जी एडजस्ट करती थी। मतलब किसको एडजस्ट करती थी ममता जी? लड़कियों को छेड़ने वालों को, बलात्कार करने वालों को। आपके स्टूडेंट वाले जितने मतलब हॉस्टल है उसमें कॉन्डोम निकल रहे हैं, बेड निकल रहा है, पार्टी ऑफिस में बेडरूम है, पार्टी ऑफिस से जो है वो टैबलेट्स और पता नहीं क्या क्या निकल रहे हैं। तो पैसा और टोलाबाजी और सिंडिकेट ये तो एक अलग एस्पेक्ट है, चलो भाई हर पार्टी किसी न किसी लेवल पे करती है। कहीं का मतलब मुख्यमंत्री खनन माफिया से पैसे पा रहा है, कहीं का मुख्यमंत्री शराब माफिया से पैसे पा रहा है, कहीं का मुख्यमंत्री भू माफिया से पैसे पा रहा है बहुत सारे मतलब आपको मुख्यमंत्री मिल जाएंगे। और
वो तो है। और वो जब मुख्यमंत्री ही ये कर रहा है तो कहीं से तो आ रहा है ना, वो नीचे से ही तो जा रहा होगा, पूरा एकदम डिसेंट्रलाइज सिस्टम होगा। लेकिन आप लोग अलग राह पे चले गए। शेख शाहजहां की क्या क्वालिटी थी? लड़कियों का रेप करता था वो, बुला करके हाथ ऐसे रख देता था जिसको उसको आना है। तो ये ममता दीदी की क्वालिटी थी ये, कि बिना किसी बैकग्राउंड चेक के वो किसी को भी पार्टी में ले लेगी। ये कौन सा मतलब ये क्वालिटी कैसे हुई? कोई भी एस्ट्यूट पॉलिटिशियन जो होगा, फिर क्वालिटी आपका यही होगा कि जो पैसे देता होगा उसको आपकी पार्टी में रख लिया जाता होगा। और जब अब पैसे देकर के बहुत सारे लोग हर पार्टी में आते, भाजपा में भी होंगे, कांग्रेस में भी होंगे, हर पार्टी में होंगे। और कुछ पार्टी में तो पैसे देते हैं और उसके बाद फिर छोड़ करके दूसरी पार्टी में भी लोग मिल जाते हैं, ऐसा भी देखा गया। बाद में ये पार्टी उसको पैसे देती है। तो ये सब तो चलता रहता है, क्योंकि समाज सुधारक और रिफॉर्मर्स और समाज सेवी लोग तो अब बचे नहीं, कि जो वहां से नीचे उठ करके आए। अब एक पैसा है टिकट मिलेगा, ये वाला सिस्टम हो चुका है। तो वही आप भी कर रहे थे, तो यू आर नो बेटर देन द अदर्स। बट आप में एक सेक्स वाला एंगल आ गया, रेप वाला एंगल आ गया, एक्सटॉर्शन जो है अल्टीमेट लिमिट्स तक चला गया। महिलाओं के साथ जो हो रहा था वो पूरा का पूरा सामान्यीकरण उसका हो गया और संस्थानीकरण हो गया, इंस्टीट्यूशनलाइज्ड हो गया। और इसको बोले कि हम लोग जो एडजस्ट कर रहे थे, ये कौन सा एडजस्टमेंट है? तो ऐसे लोग, ऑब्वियस सी बात है कि जो ही आपकी पॉलिटिक्स खराब होगी, आपकी पॉलिटिक्स जो है, आपको लग रहा था आप तो अनंत काल के लिए आए हो, 2021 में जो आपकी जीत हुई थी, तो यू थॉट कि हो अब तो मैं जो है ऐसे हाथ फैलाऊंगा, पूरा आकाश ही मेरे मतलब बाहों में समा जाएगा। अब हम मतलब 2021 जब जीत गए तो अब हम कहाँ जाने वाले, पीक है भाजपा का उस समय पे। फिर आप ऐसे धम्म से गिरे। अब धम्म से गिरोगे तो भाई जो पैसा दिया है वो पैसा बनाएगा ना, वो पैसा ऐसे ही थोड़े देता है। वो 2 रुपया लगाता है कि हमको 3 रुपया वापस मिले और जल्दी से मिले, क्योंकि मैं एक पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन के निकट हूं जो मुझे पैसा कमाने में मदद देगा। और तेजी से पैसा केवल अवैध कार्यों से आता है। नॉर्मल कार्य आप करोगे तो इसी तरह के रेंटेड एकोमोडेशन में आप रहोगे। अवैध पैसे आपके पास आएंगे, तुरंत आप नोएडा में प्लॉट लेकर के बढ़िया 12 करोड़ का खींच दोगे ऐसे करके बिल्डिंग। तो जो अवैध कार्य करना चाहता है उसको सत्ता के पास रहना पड़ेगा। अब उसके इलीगल होने का डिग्री जो है ऊपर नीचे हो सकता है। साले रेप मत करना, ठीक है, ये सब थोड़ा सा ये बिजनेस कर रहे हो इलीगल टाइप का है, छुप के करना, ये नहीं कि खुल्लम खुल्ला टीएमसी के टाइम में। इस तरह के बार्गेन्स जो है हो सकते हैं, या फिर ये कि तुम बचे रहोगे, तुम टीएमसी को छोड़ दो। एक ये भी है कि जान बची रहेगी, आगे फिर किसी और पार्टी के टिकट पे जो है चाहे तो नई पार्टी बना लेना, या जो भी कर ममता को बर्बाद कर दो, ये भी पर्पस हो सकता है किसी चीफ मिनिस्टर का। तो वो सब देखते हुए ये तो मूर्खतापूर्ण निर्णय है किसी भी नेता का। और हर पार्टी, हर क्षेत्रीय पार्टी इसी कारण से बर्बाद होती है। जो भी जमीन से उठे नेता या नेत्रियां हैं, वो यदि इस बात को कंसीडर करें कि वो अपने रैंक एंड फाइल में किस तरह के लोगों को लेकर के आ रहे हैं, बेसिक स्क्रीनिंग करने लगे और पैसा देख करके डिगे नहीं, या एक आप सर्टेन परसेंटेज फिक्स कर दो कि केवल 10% विधायक हम सेल करेंगे टिकट। सब करते हैं, इसलिए इसमें कोई आदर्शवादी होने की आवश्यकता नहीं है। तो आप एक लिमिट लगा दो, 10% जो है वो करेंगे, काहे कि पार्टी का खर्चा भी चाहिए, वो करो। ये नहीं कि 90% तुम जो टिकट बेच रहे हो और उससे पैसा आ रहा है, तो फिर वही होगा जो तुम्हें पैसा दे करके आ रहा है। विचारधारा कोई बात ही नहीं है, तो फिर वो तो पहला जो ही वो थोड़ा सा शिप जो है इधर उधर थोड़ा सा होगा तो वो सबसे पहले वो छोड़ करके भागेगा। संसद में ये एक डिलिमिटेशन बिल लाए, और डिलिमिटेशन बिल में ये चाहते थे, बीजेपी बहुत अच्छी तरह जानती है और उनके इंटरनल सर्वेज भी यही कहता है कि 2029 में
उनके लिए फिर सत्ता में आना डिफिकल्ट हो जाएगा, उन्हें पता है ये। और इसीलिए वो चाहते हैं कि कुछ ऐसा करे कि और एक इलेक्शन उनको सेफली निकल जाए। और उनके पास अभी ये डीलिमिटेशन है कि वो असम में जो किए कि ऐसे तोड़ फोड़ करेंगे, ऐसे सीट्स को, रेखा जो है, सीमा रेखा हर सीट की होती है, उसको ऐसे चेंज करेंगे कि उनके जो सीट, जो जीतने वाली सीट है, जो वो ज़्यादा संख्या में हो जाए और जो ऑपोजिशन के स्ट्रेंथ है वो कम हो जाए। तो इनके लिए वो डीलिमिटेशन बिल लाए। डीलिमिटेशन बिल में ऑपोजिशन ने उनको हरा दिया। हमें मिला 238, उन्हें मिला 293। जहाँ पे 2/3 चाहिए था, 2/3 उनको 360 चाहिए, वहां पे उन्हें मिला 293। अब उनको चाहिए कि जैसे भी हो लोकतंत्र के धज्जियां उड़ा के कुछ भी करके, मतलब जो चीज वो आगे छिप के करते थे आप खुल्लम खुल्ला कर रहे हैं। उनको अभी ये लोकसभा में 2/3 करके इसको पास कराना है, नहीं तो ये 2029 में सत्ता में नहीं आ रहा। ये डेस्परेशन उन्हें अभी मूव कर रहा है। या तो वो पैसा के लालच दिखाते हैं, या तो बोलते हैं कि इट इज कैरेट और स्टिक, या तो गाजर सामने ऐसा लॉलीपॉप दिखाते हैं, या वो कहते हैं कि भैया खत्म कर देंगे। लेकिन इन सब के बीच में जो आप कह रही हैं उससे तो सवाल उठता ही है कि जो कैरेट और लॉलीपॉप की बात आप कर रही हैं, तो ये पार्टी के नेता क्या इतने कमजोर थे आपके कि? एब्सोल्युटली हम तो यही बार बार बोल रहे हैं कि हमारे ये पार्टी जो है, और ज्यादातर हर रीजनल पार्टी का यही होता है। यहाँ पे इन्होंने दो चीजें बोली। एक तो डीलिमिटेशन के बारे में कि डीलिमिटेशन क्यों करना चाहती है भाजपा। भाजपा करना नहीं चाहती है डीलिमिटेशन, एक कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब व्यवस्था है कि करना ही पड़ेगा आपको। जनसंख्या जैसे जैसे बढ़ती है उस हिसाब से 1 से 2 जनरेशन के बाद सीटों का डीलिमिटेशन अत्यावश्यक है। और डीलिमिटेशन का केवल एक पर्पस नहीं होता है कि नंबर ऑफ सीट्स बढ़े। डीलिमिटेशन का दूसरा पर्पस ये होता है कि कहीं पे भी यदि डेमोग्राफिकली ऑल्टर किया जा रहा है किसी भी एरिया को, तो वहां पे डीलिमिटेशन के माध्यम से जहां पे कोई वोट बैंक तैयार कर रहा है उसको बाइफरकेट, ट्राइफरकेट, क्वाड्रुफरकेट जो है वो कर दो। जैसे एक जिला होगा तो उसके 2, 3, 4 तरफ तो होंगे ना भाई, अलग अलग दूसरे जिले होंगे। एक लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी की हम बात यदि करें, अब ऐसे में एक तो जिले ही भारत में अब 800 के करीब हो गए हैं और सीट है टोटल 543। एक तो वो भी लॉजिक नहीं कि हर जिला को कम से कम एक एमपी तो मिले। पॉपुलेशन के हिसाब से देखेंगे तो सबसे हैवीली मुझे लगता है कि भारत में ही एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव पे इतने लोग होते हैं। अब ऐसे में समस्या ये है, असम की इन्होंने बात की, पर्पस ही डिलिमिटेशन का वही होता है कि मुस्लिम कहीं से आकर के बसा दिए गए हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि उनको हटाया जाएगा कि तुम संख्या बल के कारण पूरा का पूरा रिजल्ट जो है प्रभावित नहीं कर सकते। तो डिलिमिटेशन, और गवर्नमेंट ऑफ द डे यही करेगी, वो अपने हिसाब से ही करेगी। दिल्ली में जो डिलिमिटेशन कांग्रेस ने किया था, उन्होंने इंश्योर किया था कि कभी भी भाजपा सत्ता में ना आए। उन्होंने दलित, मुस्लिम ऐसे करके एटलीस्ट उन्होंने 40 के लगभग कॉन्स्टिट्यूएंसी ऐसे कर दी थी कि वहां उनका जाना असंभव था। इसलिए भाजपा जो है दलित पॉलिटिक्स पे पिवट करती है और उधर जाकर के फिर संघ के लोग जाके समझा करके, ऐसा नहीं था कि पूरी तरह से दलित जो है वो भाजपा को त्याग चुका है, नहीं, परंतु जो जिस समय ये डिलिमिटेशन चल रहा था उस वक्त आप राइज ऑफ रीजनल पार्टी जब आप देखेंगे वो मोस्टली, और उत्तर भारत में मोस्टली जो है जाति को लेके ही था। राजद, जदयू, सपा, बसपा, ये सब कौन सी पार्टी है, किसको लेकर के ये लोग आगे बढ़ रहे थे। फिर झारखंड मुक्ति मोर्चा हो जाता है, चलिए वो तो लेट में होता है 2000 में। बट अब यदि आप देखोगे कि डीलिमिटेशन यदि नहीं किया जाएगा उस हिसाब से, तो ये लोग एक एक, हल्द्वानी उसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि एक अवैध पॉपुलेशन एक जगह पे बैठती है और पूरा का पूरा विधायक केवल उस जगह से चुन लिया जाता। 47,000 वहां पे पॉपुलेशन है,
और वो एक मुश्त वोट करते हैं एक पार्टी को। वहां से कैसे कोई, सोचिए कि पूरी पॉपुलेशन अवैध है, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी पूरा का पूरा अवैध लोग आकर के ये कर देते हैं, आप उनको विस्थापित कर नहीं सकते क्योंकि रोना गाना मचेगा। फिर आपके पास बचता क्या है कि उसी हल्द्वानी को मान लीजिए कि 3 भागों में तोड़ दिया जाए विधानसभाओं में, तो वो जो है 1/3 हो जाएंगे, तो उनका उसी तरह से प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये एक मतलब तरीका होता है। दूसरी बात उन्होंने की, रीजनल पार्टी का यही हश्र होता है। बिल्कुल होगा, रीजनल पार्टी निकलते कहां से हैं? जिन विषयों को लेकर के ऐसे क्षेत्रीय पार्टियां बनती हैं, क्या उन्हीं विषयों पे क्षेत्रीय पार्टी टिके रहते हैं? नहीं रहते हैं। क्षेत्रीय पार्टी आरंभ होती है जातिगत राजनीति से, या फिर आरंभ करती है कि ये जो पैन इंडिया पार्टी है, भाजपा हो गई या फिर कांग्रेस, मोस्टली उस वक्त कांग्रेस थी, भाजपा के विरोध में तो कोई क्षेत्रीय पार्टी अभी तक नहीं ही आई है। जितनी नई पार्टी आप देखोगे सब के सब कांग्रेस के विरोध में है, चाहे तृणमूल हो, सपा हो, बसपा हो, जदयू हो, राजद हो, और बाकी साउथ में तो कई लोगों ने अपना अपमान जो इनका कांग्रेस कर रही थी उसके कारण जो है पार्टी बनाया उन्होंने। हर जगह पे आप देखो कहीं ना कहीं इसी तरह से रहा है। तो क्षेत्रीय पार्टियां जब विरोध के कारण पैदा होती है, उसके बाद क्या होता है कि धीरे धीरे विचारधारा, क्योंकि वो डोमिनेंट होती जाती है, अगर एक राज्य में एक ही है तो फिर दूसरा पैदा होगा, ताकि वो सेंट्रल लेवल की जो पार्टी है उसको उखाड़ ही फेंका जाए। फिर 1-2 का चलने लगता है, डीएमके एआईएडीएमके, इस तरह का खेल होगा। जदयू राजद, सपा बसपा, ये जब खेला होने लगता है, फिर आप में कहीं ना कहीं वो दिमाग में बैठ जाता है कि हम ही हैं और कौन है। फिर आप कुछ समय सत्ता में रहते हैं, फिर पैसों का लोभ होता है आपको, पैसों के लोभ के चक्कर में आप फिर से फ्रिवलस काम करने लगते हो, गलत लोगों को उठाने लगते हो। जब गलत लोगों को उठाओगे तो वैचारिक रूप से पार्टी सदैव ही अशक्त होगी, कमजोर होगी। और वैचारिक रूप से ज्यों ही पार्टी कमजोर होती, क्योंकि काडर आपका नीचे से ऊपर उठ करके आपके जो है टॉप मोस्ट जो डिसीजन मेकिंग बॉडी है उसमें नहीं पहुंचा है, तो उसकी लॉयल्टी नहीं होगी, उसकी लॉयल्टी पैसों के प्रति है। तो वो जो पैसा उनको देगा, और एक आज के समय में भाजपा जैसी पार्टी जिसके पास हजारों करोड़ है कुछ भी करने के लिए, इलेक्शन में उनकी रैलियां देखिए, उनका मैनेजमेंट देखिए, सोशल मीडिया पे उनका विस्तार आप देख लो, हर चीज में चूंकि पैसा है, और सत्ता में जो भी दल होते हैं उनको पैसा ठीक ठाक फंड जो है वो आते रहते हैं, क्योंकि हर इंडस्ट्रियलिस्ट आपको जो है फंड देगा, उनको भी आगे बढ़ना होता है, तो इस कारण से ऐसा होता है। तो यहाँ पे रीजनल पार्टीज के यदि सांसद होते हैं या इनफैक्ट विधायक भी होते हैं, तो उनके लिए जब उनको लगता है कि उनका भविष्य अंधकार में है, तो वो टूटने के आसार जो उनके बढ़ जाते हैं। वही हुआ है टीएमसी के साथ, वही हुआ है। कुछ समय के बाद आप सपा के साथ वही देखोगे, बसपा के भी सब, बसपा तो गायब हो गई सीन से, अब वापस उसको रिवाइव करने की चेष्टा हो रही है, कहा जा रहा है भाजपा ही रिवाइव करना चाहती है। ये सारा कुछ है। तो महुआ जी को रोना गाना नहीं चाहिए। अच्छा, ये थिएटर ऑफ द अब्सर्ड बोलते हैं ना, थिएटर ऑफ द अब्सर्ड, इसको बोलते हैं थिएटर ऑफ द अब्सर्ड। जिस आदमी, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में ममता बनर्जी का पार्टी है, ममता बनर्जी का पार्टी है, ममता बनर्जी का सिंबल है, ममता बनर्जी के नाम और सिंबल में हर कोई एमएलए एमपी बना है। कोई भी आज सीपीएम से आके, कहीं से भी आके, अगर मतलब ये तो हम तो कह रहे हैं कोई पागलपन है जो आपने, और एक कम्प्लीटली अशिक्षित हो, विथ नो नॉलेज कोई भी बोल सकता है। हम आज बोल सकते हैं आई एम क्वीन ऑफ इंग्लैंड, अगर उनको कहना है आई एम क्वीन ऑफ इंग्लैंड, रानी विक्टोरिया कोई है ही नहीं, हम रानी है, तो ठीक है भैया, हम रानी मानते हैं। वो अगर खुद को, ममता बनर्जी तृणमूल कांग्रेस, शी इज़ द चेयरपर्सन, उसको बिना टोपी पहना हुआ अरूप रॉय को बनाइए, ठीक है, आप जाइए ना, आप कल वोट पे जाइए। हम तो बोल रहे हैं आप सब अर्बन बॉडी को, सब पंचायत को आप डिसॉल्व कीजिए,
सब पंचायत, सब अर्बन बॉडी डिसॉल्व कीजिए, सब कुछ कीजिए इमीडिएटली। और आप कल चुनाव पे जाइए, इस 65 एमएलए को रिजाइन करवाइए। और कल ऋतुव्रत कांग्रेस, नाम दीजिए इस पार्टी का, ऋतुव्रत कांग्रेस, जावेद खान कांग्रेस, जो भी आप मानते हैं, आप उसका नाम दीजिए और चुनाव पे जाइए और इनको चुनवा के लाइए। महुआ जी ने थिएटर ऑफ द एब्सर्ड इतनी बार बोला कि मुझे अपने कॉलेज के दिनों की याद आ गई, क्योंकि थिएटर ऑफ द एब्सर्ड जो है वो अंग्रेजी साहित्य में पढ़ाया जाता है। वैचित्र का नाटक आप एक तरह से कह लीजिए, थिएटर ऑफ द एब्सर्ड होता है। उसमें बहुत सारी मतलब एब्सर्डिटीज़ जो होती हैं उनके ऊपर प्ले लिखे जाते हैं, और कई बार वो अत्यधिक सांकेतिक होते हैं। भीतर के जो आपके इमोशंस होते हैं, अंतर्द्वंद होते हैं, उसको लेकर के हो सकते हैं, समाज जो है उसको लेकर के हो सकते हैं, और एब्सोल्युटली ऐसे तरह से उनको रिप्रेजेंट किया जाता है कि आपको समझ ही में नहीं आएगा। ठीक है, तो खैर मतलब थिएटर ऑफ द एब्सर्ड उन्होंने बोला ठीक। अब एक बात उन्होंने बोला कि ममता बनर्जी की जो है वो पार्टी है, ठीक है। तो व्यक्ति को जब आप पार्टी बोल देते हो तो एक समस्या हो जाती है। समस्या ये हो जाती है कि फिर आपका मतलब आप ये स्वीकार रहे हो कि कोई वैचारिक डेप्थ नहीं है हमारी पार्टी में, और एक व्यक्ति उसे जैसे चलाना चाहेगा वैसे चलाएगा। मतलब आप स्वीकार रहे हो कि ये दिस इज डिक्टेटरशिप। इसी के लिए तो आप लोग ब्लेम करते हो मोदी को या भाजपा को या संघ को, फांसीवाद आ गया। तो ये तो अपने पार्टी के भीतर जो फांसीवाद आपका चल रहा है उसको लेकर के आप लगातार, महुआ मोइत्रा का मुझे लगता है 10वां 15वां ये बयान है। कुणाल घोष जो है वो भी इसी तरह का बयान देते हैं कि जिसको आना है सब ममता के सिंबल पे लड़ा। नहीं, वो तृणमूल के सिंबल पे लड़े। और यदि ममता एक्चुअल में पार्टी को कंट्रोल करती रहती और अभिषेक बैनर्जी जो है उसमें नहीं घुसते, तब फिर हम कह सकते थे कि ममता की पार्टी है तो लॉयल्टी कम से कम ममता को ही लेके होती। वो भी कोई अच्छी बात नहीं है, परंतु आपकी पार्टी जो है अभिषेक बैनर्जी की पार्टी हो गई। वो अपने हिसाब से चला रहा था, वो उनको वोट दे रहा था जो उनको कुछ लाभ वाभ जो है पहुंचा सकती या सकते थे अलग अलग तरीकों से। मतलब है ना, इस तरह के आरोप लगे हैं इनके ऊपर। तो आप चाहे जितना भी थिएटर ऑफ द एब्सर्ड कर लो, फलाना ढिमका कह लो, उससे कुछ नहीं होगा। और जिन लोग को जानना है थोड़ा सा थिएटर ऑफ द एब्सर्ड के बारे में, तो एक प्ले है पतला सैमुअल बेकेट का है, वेटिंग फॉर गुडो, GODOT। अब वो उसमें एब्सर्डिटी क्या है कि वेटिंग फॉर गुडो में दो व्लादिमीर और एस्ट्रागोन, ये नाम दो कैरेक्टर पात्र रहते हैं। और जो मैं बोल रहा था ना कि उसमें हर लेवल की विचित्रता आपको देखने को मिल जाएगी थिएटर ऑफ द एब्सर्ड में। जैसे नॉर्मल थिएटर होगा, पर्दे होते हैं, इलेबोरेट सेट डिज़ाइंस होते हैं, हाइड्रोलिक सेट होगा, आदमी मेकअप करके आएगा, सारा कुछ होता है। इसमें कुछ नहीं होता। मिडिल ऑफ द रोड है, एक पेड़ है, उस पर एक पत्ता है। और प्ले जो है सिक्लिकल है ऑलमोस्ट, जहाँ से चालू होता है वहीं से ख़त्म होता है, इस तरह से चलता जाएगा। उसमें कौन क्या बोल रहा है, जिब्रिश डायलॉग्स जो है उसमें भरे हुए हैं, परंतु वो जो है डीपली फिलोसफिकल है अपने एक लेवल पे। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस लोगों के जीवन में आती है कि हम क्यों जी रहे हैं, पर्पस क्या है लाइफ का, इस तरह के प्रश्न आते हैं। या फिर कोई मान लीजिए मृत्युदंड की प्रतीक्षा में है कि उसको मिलेगा, तो उसके लाइफ का क्या पर्पस है। इस तरह की एक इनफाइनाइट टाइप का वेटिंग है, आदमी अपने आप को मारना भी चाहता है, ये सारा कुछ चलता है। तो ये वन ऑफ द मतलब प्ले जो मुझे याद आया, तो वो थिएटर ऑफ द एब्सर्ड उसको बोलते हैं। ये जो बोल रहे हैं इन्होंने सुना है तो एब्सर्ड को थिएटर बना करके बोल रहे हैं, उसका कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। ये आप कह सकते हो धोखेबाजी कह लो, गद्दारी कह लो, वो सब ठीक है, बट
क्या होता है, कई बार अपना प्रभाव छोड़ने के लिए लोग जो है इस तरह की शब्दावली का प्रयोग करते हैं कि थिएटर ऑफ द एब्सर्ड। हाँ, आगे बढ़ा जाए। जब कोई मसनद पे बैठते हैं ना, तो उनका धर्म क्या होता है? हिंदू धर्म, मुसलमान धर्म नहीं होता, उनका धर्म राजधर्म होता है। जब ममता बनर्जी पहले मसनद पे आई थी 2011 में, उन्होंने कहा था कि बौदला नोई बौदोल चाहिए। 2021 में जो हुआ, इन्होंने सीबीआई किया, सीआईडी किया, इनके पास सेंट्रल गवर्नमेंट था और जितने भी सीबीआई केसेस हुए इनके हाथ में था। आप देखिए कितने में कौन दोषी आया। अभी आप देखिए, हर दिन जब से ये गवर्नमेंट गिरा है 4 मई तक, ऐसा दिन नहीं गया है जब कोई तृणमूल का मिनिस्टर या लीडर अरेस्ट नहीं हुआ है। और किस किस कारण में अरेस्ट हुआ है? हमारे यहाँ पे उज्जवल विश्वास, किस लिए? वो सिटिंग एमएलए है। सिटिंग एमएलए को उनको तिरपाल, उनको साड़ी घर पे है, उन्होंने बोला है कि आप ले जाइए, फिर भी अरेस्ट हुआ है। अभी देखिए ये जो चल रहा है, कोई अरेस्ट करके पुलिस कभी किसी को वो विदाउट अ कोर्ट ऑफ लॉ, विदाउट ट्रायल, कोई भी देश में, किसी भी देश में पुलिस उसको रस्सी लगा के सड़क पे घुमा नहीं सकता है। दिस इज बियॉन्ड द रेमिट ऑफ लॉ। तो ये जो हो रहा है इसका जवाब उनको देना पड़ेगा। उस पार्टी की सांसद लॉ की बात कर रही है, लीगैलिटीज़ की बात कर रही है और एथिक्स और मोरालिटी की बात कर रहे हैं पुलिसिंग में। जिस पार्टी ने पुलिस को एक ऐसा इंस्टीट्यूशन बना दिया था जो प्रिसाइड करती थी रेप पे, लूट पे, बॉम्बिंग पे, संभवतः नकली नोट छापने पे, ये सारा कुछ यही पुलिस कर रही थी। और हाथ में रस्सी डाल के घुमाना, बिल्कुल, क्यों नहीं घुमाएगा? जाओ केस कर दो पुलिस के ऊपर, केस कर दो पुलिस के ऊपर। मतलब अब तुम लीगैलिटी की बात करोगे। जिनके ऊपर इस तरह के आरोप है, जिन्होंने इतनी महिलाओं के साथ दुष्कृत्य किए हैं, लोगों का पैसा लूटा है, और फिर तो कह दो कि कहीं रूल ऑफ लॉ में नहीं है कि कोई टीएमसी का या किसी पार्टी का सांसद जो है नीचे आ रहा हो, पुलिस जो उसको प्रोटेक्ट नहीं कर रहे, उसको अंडे मारे जा रहे हैं। हाँ, नहीं है भाई, ये तो लॉ में नहीं है कि अंडे कैसे कोई मार सकता है, लेकिन लोग मार रहे हैं। क्यों? क्योंकि लोग त्रस्त हो चुके थे। तुम लोग चोर की पार्टी हो, पूरी पार्टी तुम्हारी चोर है, और ये जनता कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूं, ये तुम्हारी वही जनता कह रही है जिसको तुम कहते हो हम प्रचंड बहुमत के साथ जो हम जीत रहे थे। तो सोचो एक बार को कि ऐसा क्या हो गया है कि 2021 में जब तुम जीते तब तुम्हारे साथ ऐसा नहीं किया लोगों ने। अब जब तुम हारे हो, तुम अपने वीक पॉइंट पे हो, और अब लोगों को लग रहा है कि हाँ भाई, अब हमें पुलिस अरेस्ट नहीं करेंगे। बच्चों के प्लेग्राउंड को छीन करके तुमने पार्टी ऑफिस या पार्टी का कुछ बना रखा था। यूनियन के जो रूम्स होते थे वो सेक्स का अड्डा बना हुआ था। और अब तुम्हें लग रहा है कि कहीं पे लिखा हुआ नहीं है पूरे दुनिया में कि हाथ में रस्सी डाल करके परेड कराया जाएगा। बिल्कुल कराया जाएगा, क्योंकि वो लोग जो कर रहे थे, वो जो उनका एक पूरा भीड़ तंत्र पार्टी का आपका चल रहा था, उसका कंगारू कोर्ट जो चलता था, उसमें जो लोगों के सर धड़ से अलग कर दिए जाते थे, 321 तो तुमने मार दिए भाजपा और संघ के लोगों को, और अभी तुम्हें रस्सी हाथ में बांध रहा है ऐसे हत्यारों को। तो फिर जो है तुम्हें लग रहा है कि नहीं नहीं नहीं, ये कॉन्स्टिट्यूशन के विरोध में। वाह,